हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे और आपकी स्टडी भी ठीक चल रही होगी। आज हम आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं साथियों, अरिस्टोटल को लेके जो वेस्टर्न थिंकर्स हम चला रहे हैं, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट 2। आज मैं 12 दिन के बाद से वीडियो डाल रहा हूँ साथियों इस चैनल पे, और रीज़न ये है कि नोट्स को बेहतरीन तरीके से अपडेट करना था मुझे, और इसीलिए मैंने इतना समय लिया है। क्योंकि एक थिंकर्स को पढ़ने के लिए मुझे 3-3 बुक से, एक ही थिंकर्स को 4-4 बुक से पढ़ना पड़ रहा है साथियों, तो उसमें नोट्स को अपडेट करना था। रीज़न ये था कि जो भी वैकेंसीज आई है, जैसे एमपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, या फिर अदर स्टेट में जो वैकेंसीज आ रही हैं, वो केवल यूजीसी के सिलेबस अगर हम कवर कर ले रहे हैं तो उतना से आई थिंक सफिशिएंट नहीं हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, और वो मैंने किया है। आप आज का नोट्स देखिए साथियों एक बार इसको, और फिर बताइए कि कैसा लगा। अगर ये नोट्स आपको लग रहा है कि हाँ हर एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मेरी मेहनत को, जो मैंने मेहनत करके इतना नोट्स बनाया है, उसको सराहिए और एक कमेंट करिए, एक पॉजिटिव कमेंट करिए। अगर आपको इसमें कुछ कमियाँ दिख रही है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि हाँ इस चीज़ों को और ऐड कर सकता हूँ मैं, और वो मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए साथियों, फॉर्म आपने भर दिया होगा, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली अभी आई है, वो उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म भर दिया होगा और प्रिपरेशन आप कर रहे होगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का जो तीसरा थिंकर्स है, अरस्तु। इससे पहले हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में कन्फ्यूशियस और प्लेटो को पढ़ लिया है। आज हम अरस्तु को स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। चलिए, अरिस्टोटल। साथियों, अरिस्टोटल को थोड़ा सा पढ़ने के लिए हम लंबा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि अरिस्टोटल खुद में एक लंबा थिंकर से बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो 4-5 पेज का नोट्स है, और रीज़न ये है कि हर एग्जाम में काम आए, इसीलिए इसको नोट्स को थोड़ा सा ब्रॉडली बनाया गया है। तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, क्योंकि एक ही बार पढ़ना है साथियों। एक बार आप अरिस्टोटल के बारे में हर चीज़ पढ़ ले तो फिर आप अरिस्टोटल से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप भूल नहीं पाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए, अरिस्टोटल ग्रीक एज का विचारक है साथियों। प्लेटो के बाद से अरिस्टोटल का नाम आता है। प्लेटो इसका दार्शनिक गुरु था साथियों, और प्लेटो का जो दार्शनिक गुरु था वो सुकरात था। अभी जो है, प्लेटो का जो जन्म होता है साथियों वो 300, प्लेटो का जो जन्म है वो 384 बीसी में होता है, और इसका डेथ जो है 322 बीसी में हो जाता है। रूढ़िवादी विचारक है। रीजन क्या है वो हम आगे देखें कि रूढ़िवादी विचारक हम इसको क्यों बोल रहे हैं। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि रूढ़िवादी विचारक है। प्लेटो को अगर आपको किसी कैटेगराइज में रखना हो, किसी कैटेगरी में रखना होगा, तो आप उसको आदर्शवादी विचारक कहेंगे साथियों, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था। इसको रूढ़िवादी विचारक क्यों बोलते हैं हम अभी आगे देखेंगे। राजनीतिक विज्ञान के जनक इसको बोलते हैं साथियों। ये अगर कहीं छोटा मोटा एग्जाम हो रहा है वहाँ पे आपको मे भी कि पूछा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, तो वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को ही राजनीतिक विज्ञान का फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस का को मास्टर साइंस, अरस्तु ही पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस करके संबोधित करता है साथियों। पॉलिटिकल साइंस इज द मास्टर साइंस। ये कौन बोल रहा है? पॉलिटिकल साइंस को, सॉरी, अरस्तु बोल रहा है। पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस कह रहा है। पहला दार्शनिक है जो संविधानवाद की बात करता है। अच्छा साथियों, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, देखिए जहाँ पे कोई टफ सब्जेक्ट आ रहा है उसको मैं इंग्लिश में ज़रूर लिखने का प्रयास किया हूँ, और मैं बोलूँगा भी तो मैक्सिमम चीज़ें मैं बोल दूँगा इंग्लिश में, आप उसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि फर्स्ट फिलोसफर है, ये पहला दार्शनिक है जो संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क है साथियों, ये हम इंडियन पॉलिटी में अच्छे से देखेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये हुआ साथियों कि जहाँ पे संविधान हो भी और संविधान के अकॉर्डिंग वहाँ पे रूल किया जाता हो, उसी को संविधानवाद बोलते हैं। जैसे भारत में अगर हम मानते हैं कि संविधान है तो संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पे शासन किया जाता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे संविधान हो वहाँ संविधान के अकॉर्डिंग ही शासन हो। जैसे अगर हम सपोज करें कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, हम चीन को मान लेते हैं, वहाँ अगर वहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर चीज़ हो रही है, ज़रूरी नहीं है। और भी कोई देश है जहाँ पे मिलिट्री शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन मान चलिए कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे शासन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, संविधानवाद नहीं है। संविधानवाद का मतलब ये हुआ कि संविधान भी होना चाहिए और संविधान के अकॉर्डिंग शासन भी होना चाहिए। तो ये पहला दार्शनिक है, फर्स्ट फिलोसोफर है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात कही है साथियों। होपफुली आप समझ पा रहे होगे। इसके अध्ययन पद्धति की बात करते हैं साथियों। सबसे पहले देखिए इसके अध्ययन पद्धति, ये इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करता है अध्ययन पद्धति में। अब इंडक्टिव मेथड का क्या प्रयोग, अगर आप यूजीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें पेपर 1 में आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में अच्छे से पढ़े होइएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको। इंडक्टिव मेथड का मतलब हुआ स्पेसिफिक टू जनरल जाना है। जैसे आपके पास छोटे छोटे
एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, ये जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से समझना होगा। स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल कैसे जाना है? जैसे यहाँ पे अगर मान के चलिए कि 10 आदमी हैं, यहाँ पे 10 आदमी हैं, आपके आसपास अगर इतने सैकड़ों आदमी, 10 नहीं 100-200 आदमी जितने भी मान लो, और इनका एक कैरेक्टर है कि ये आदमी जो है वो स्वार्थी होता है। ये मैं हब्स को नहीं पढ़ रहा हूँ साथियों, मैं ऐसे जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आदमी जो है स्वार्थी होता है, ये भी स्वार्थी है, ये भी स्वार्थी है, ये भी स्वार्थी है, ये भी स्वार्थी, जितने भी पर्सन है वो स्वार्थी है। तो हम देखिए, अगर मान के चलिए कि ये एक पर्टिकुलर एरिया, अब इस एरिया में कोई आदमी होगा, तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि ये आदमी भी क्या होगा? स्वार्थी होगा। यानी कि हम यहाँ पे स्पेसिफिक देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति स्वार्थी है, तो हम एक जनरल धारणा बना ले रहे हैं कि जितने भी पर्सन होंगे वो सब स्वार्थी होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं साथियों। जैसे हम मान के चलिए कि हम अपने देश में देखते हैं कि कौवा जो होता है वो काला होता है और वो काँव काँव बोलता है, सपोज करिए। तो हम ये अनुमान लगा लिए कि एक पक्षी है जो उड़ता है, काला होता है और वो इस प्रकार से बोलता है। तो अगर हम कहीं जाएंगे, तो वहाँ पे अगर काले पक्षी को देखेंगे और काँव काँव बोलते हुए देखेंगे, तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि हम ये क्या है? ये कौवा है, ये कौवा है। यही होता है कि हम एक स्पेसिफिक चीज़ों को देख के हम जनरल अनुमान लगा रहे हैं। तो इसका जो अरस्तू का जो मेथड है वो भी इंडक्टिव मेथड है, यानी कि वो स्पेसिफिक चीज़ों को देख के और एक जनरल अनुमान लगा रहा है। जैसे एग्जांपल हम बाद में इसका एग्जांपल भी देखेंगे, अभी हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं ये चीज़ें, कि ये बोलता है कि हम लगभग 150 देशों का संविधान पढ़े, और संविधान पढ़ के हम एक एक बेस्ट, एक जिसको ये पॉलिटी बोलता है, बेस्ट शासन पद्धति को हम देते हैं। तो एक छोटे छोटे चीज़ों को, स्पेसिफिक चीज़ों को देखता है, छोटे छोटे जो संविधान है 150 के आसपास संविधान, 156 संविधान पढ़ रहा है, और उसके बाद एक स्पेसिफिक चीज़ों को देख के एक जनरल रूल्स की बात करता है, जिसको ये पॉलिटी बोलता है, कहता है कि ये बेस्ट शासन हो सकता है। यही ये बात बोल रहा है साथियों। यानी कि जो इसका आपको याद क्या रखना है कि इसका जो मेथड है अरस्तू का, वो है इंडक्टिव मेथड, जिसमें स्पेसिफिक जो जनरल जाया जाता है। अध्ययन पद्धति में दूसरा क्या है? स्वदेशात्मक पद्धति। टेलियोलॉजिकल मेथड क्या होता है साथियों? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो भी वस्तु देख रहे हैं, उसका उद्देश्य जो है वो पूर्व निर्धारित है। अगर हम जैसे सपोज करिए, अगर हम पेन देख रहे हैं तो उसका उद्देश्य पूर्व इसको इससे लिखना ही है। अगर हम टैब देख रहे हैं तो हमको इसको इस पर पढ़ाना है, इस पर पढ़ना है, इस पर वीडियो देखना है। ये कह रहा है कि अगर कुछ चीज़ें वस्तु है तो उसका उद्देश्य जो है वो पूर्व निर्धारित है, यानी कि स्वदेशात्मक पद्धति का भी इस्तेमाल ये कर रहा है। गोल्डन मीन, गोल्डन रूल, मध्यम मार्गीय साथियों, ये बीच का, जैसे प्लेटो एक्सट्रीमिस्ट है उसी तरह से ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये बीच का रास्ता अपनाता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे रास्ता अपनाता है। ये हो गया इसका अध्ययन पद्धति। आगे देखिए, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अंतर साथियों, कुछ डिफरेंसेस देखते हैं इसके पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य के रूप में। इसके कुछ अंतर है प्लेटो और अरस्तू में, इसको हम देखेंगे यहाँ, क्योंकि इसका गुरु है प्लेटो, और प्लेटो और अरस्तू में अंतर यानी कि ये अपने गुरु का ही विरोध करता है साथियों। देखिए, जहाँ पे प्लेटो, जो प्लेटो का विचार है काल्पनिक है, काल्पनिक यानी कि यूटोपिया में जीता है, यूटोपियन विचार, यूटोपियन दार्शनिक है कौन? प्लेटो। यूटोपिया एक कल्पना करता है एक राज्य की, उसको राम राज्य की तरह एक कल्पना करता है कि एक ऐसा राज्य बना देंगे हम शिक्षा के द्वारा, जिसमें कोई गरीब, कोई अमीर, कोई भूखा नहीं रहेगा। इस तरीके से वो एक कल्पना करता है जिसमें सभी सुखी से रहेंगे। तो यूटोपियन के रूप में ही कल्पना कर रहा है, यानी कि प्लेटो जो है, प्लेटो का विचार जो है वो काल्पनिक है, उसी तरह से ये व्यवहारिक है। ये प्रैक्टिकल आइडियाज़ पे काम करता है। अरस्तू जो है वो किस पे काम करता है? प्रैक्टिकल आइडिया पे काम करता है, पूर्णता में विश्वास करता है। मीन्स ये कि अरस्तू जो है संपूर्ण पूरे राज्य को, जैसे उस जब हम प्लेटो को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया था मैं आपको को पूरे राज्य को एक आदर्शवादी राज्य बनाना चाहता है, एक आदर्श स्टेट बनाना चाहता है। तो पूर्णता में विश्वास करता है, जबकि ये क्या है? इस संतुलन में विश्वास करता है। इन समाज में अगर कुछ गड़बड़ियाँ है, तो जहाँ प्लेटो बोलता है कि समाज को में गड़बड़ी है तो इसको संपूर्ण समाज को हटाओ, मतलब खत्म करो, फिर से नया समाज, एक ऐसा समाज बनाओ जिसमें वो आदर्श समाज हो। ये कौन बोलेगा? प्लेटो बोलेगा, यानी कि पूर्ण रूप से इसको चेंज करो, जैसे मार्क्सवादी बोलते हैं। पर अरस्तू क्या बोलता है कि नहीं, संतुलन में विश्वास करता है कि अगर ऐसा है, जैसे सपोज कीजिए कि ये स्टेट है, अगर इस हिस्से में कमियां हैं तो इसी हिस्से को इंजीनियरिंग करके इसको ठीक किया जा सकता है, इसको ठीक करो, संतुलन बनाए रखो, पूरे को विनाश करके फिर से नया रिलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन बोल रहा है? अरस्तू बोल रहा है। आमूल परिवर्तनवाद, रेडिकल रिफॉर्मिस्ट है, यानी कि पूरे के पूरे स्टेट को ही परिवर्तन करने की बात करता है। ये परंपरावादी है, ट्रेडिशनल है। नहीं, जो चीज़ें व्यवस्थित है उसको व्यवस्थित रहने दीजिए,
आप किसी चीज़ में अगर गड़बड़ी है तो उसको उस पर्टिकुलर चीज़ को ही आप सुधार करिए इंजीनियरिंग के द्वारा। तो ये अरस्तू बोल रहा है। अतिवादी है, एक्सट्रीमिस्ट है, वही बात है जो मैं बोल रहा था, बीच का रास्ता निकालता है साथियों। ये क्या है? बीच का रास्ता निकालता है, यानी कि गोल्डन मीन का रास्ता निकालता है। डिडक्टिव अप्रोच अपनाता है, यही बोल रहा था साथियों। देखिए, जहाँ पे अरस्तू इंडक्टिव अप्रोच अपनाता है, जो ऊपर मैं समझा रहा था, 158 सॉरी मैं 156 बोल रहा था, 158 देशों के संविधान का अध्ययन कर और 6 प्रकार का शासन देता है ये, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा है। उसी तरह से अरस्तू जो है वो डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करता है, निगमनात्मक। इसमें क्या होता है? इसमें जनरल टू स्पेसिफिक जाया जाता है, इसका उल्टा। और ये मैंने प्लेटो को पढ़ते टाइम पे बताया था। यहाँ पे अगर हर चीज़ को डिस्क्राइब करने लगे साथियों तो ये वीडियो 1.5 घंटे का हो जाएगा, और इतना मैं खींचना नहीं चाहता हूँ। तो ये हो गया अरस्तू की प्रमुख लेखनी साथियों। आपको कुछ उसका कृति है, कुछ बुक्स है, उसको आपको देखना होगा और इसको याद रखना होगा, क्योंकि ये बार बार हर एग्जाम में पूछा हुआ है जहाँ भी आप। निकोमेकियन ये इसका बुक है, निकोमेकियन एथिक्स, ये आपको याद रखना होगा। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स में कुछ सब्जेक्ट भी, जैसे बुक के साथ उसका सब्जेक्ट भी किस बुक में क्या बोलता है वो भी थोड़ा याद रखना होगा, क्योंकि एक बार प्लेटो के बुक को इस तरह से पूछा हुआ था। मेटाफिजिक्स जो इसका बुक है उसमें क्या लिखता है साथियों? प्लेटो का विचार ही वस्तु, प्लेटो का विचार है, प्लेटो का क्या विचार है कि विचार ही वस्तु तय करता है, यानी कि जो आपके पास आइडिया है, जो थॉट्स है, वही डिसाइड करेंगे आपको किस वस्तु की आवश्यकता है। ये इस चीज़ को नकार दिया, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वस्तु जो है वो विचार को डिटरमाइन करता है, न कि जो सब्जेक्ट है वो थॉट को डिटरमाइन करता है। प्लेटो जो बोल रहा है उसको ये नकार देता है। पॉलिटिक्स इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है साथियों, इसको आपको ध्यान रखना हो कौन लिखता है, तो अरस्तू लिखता है। ऑन द सोल इसका भी, ये भी इसका रचना है, इसका बुक्स है। हेटोरिक ये भी इसका बुक है, इसको भी आपको याद रखना होगा। और द कैटेगराइज ये भी इसका बुक है, इसको भी आपको याद रखना होगा। ये इसका बुक है किसका? अरस्तू का, इसको आपको याद रखना होगा। इसको किसी भी सपने में अगर आपको उठा के नींद में भी पूछ रहा है तो भी आपको याद रखना होगा, कम से कम पॉलिटिक्स, ऑन द सोल, मेटाफिजिक्स, और ये निकोमेकियन एथिक्स जो है इसको याद रखना होगा। ये आपको इतना याद रखना ही होगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं। अरस्तु, देखिए इसके बारे में क्या है, तो अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का पूर्वगामी। ये इसका मतलब क्या हुआ साथियों? देखिए एक चीज़ तो आप इसको पढ़िएगा नोट्स को ध्यान से, और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप, ये तो जो मैं लिखा हूँ उसको लिखिएगा, जो मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ उसको भी आपको अपने नोट्स में मेंशन करना होगा, ताकि आप इसको अच्छे से जब रिवीजन करें तो आपको समझ में आए। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है वो मनुष्य का पूर्वगामी है, यानी जिस प्रकार शरीर के अंगों से पहले शरीर आता है उसी प्रकार व्यक्ति से पहले राज्य आता है। देखिए पूर्वगामी का क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है, जैसे आगे जब हम पढ़ेंगे तो बहुत से थिंकर्स बोलते हैं कि राज्य को मनुष्य के द्वारा, समझौता के द्वारा बनाया गया, जैसे लॉक बोलता है, हाब्स बोलता है, रूसो बोलता है। फिर इंडियन थिंकर्स में जाएंगे तो कौटिल्य के विचार में भी ये विचार झलकता है कि राज्य जो है वो बनाया गया समझौते के द्वारा। तो ये सब बोलते हैं कि पहले व्यक्ति आ चुके थे फिर राज्य आया था। पर अरस्तु बोलता है कि नहीं, मनुष्य के पूर्वगामी संस्था है, यानी कि मनुष्य से पहले राज्य आ चुका था। और जिस प्रकार से एग्जाम्पल दे, क्या बोल रहा है, जिस प्रकार से शरीर के अंगों से पहले शरीर आ जाता है उसी प्रकार से मनुष्य से पहले राज्य आ चुका था। ये कौन बोल रहा है? अरस्तु बोल रहा है। तो जब हम हॉब्स को, लॉक को, रूसो को पढ़ेंगे तो हाँ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे समझौता के द्वारा बनाता है, और उस चीज़ को अरस्तु नहीं मान रहा। अरस्तु राज्य को मनुष्य से पूर्वगामी संस्था मान रहा है। मध्यम मार्ग की बात करता साथियों, मध्यम मार्ग को अपनाता है शासन संपत्ति के संदर्भ में भी। मध्यम मार्ग को, जैसे प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो को जो हम साम्यवाद देख रहे थे तो वहाँ पे प्लेटो बोल रहा है कि जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है उसको संपत्ति और परिवार नहीं रखना है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट बोल रहा है वो कि नहीं रखना है तो नहीं रखना है। ये मध्यम मार्ग अपनाता है और बोलता है कि शासन और संपत्ति का उसके संपत्ति के संदर्भ में भी आप, जो शासक वर्ग वो संपत्ति रख सकता है, परिवार रख सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकता। प्लेटो जैसा एक्सट्रीमिस्ट जाके नहीं बात करता है, ये मध्यम मार्ग अपनाता है। अरस्तु घरेलू कार्य के प्रबंधन को ही अर्थशास्त्र कहता है और उसी का अध्ययन को अर्थशास्त्र का अध्ययन मानता है साथियों। राज्य के बारे में क्या अरस्तु का थॉट है, स्टेट के बारे में क्या थॉट है साथियों? तो राज्य की प्राकृतिक आंगिक है, जैसे अभी ऊपर मैं बता रहा था कि शरीर के अंगों का तुलना करता है, तो कहता है कि राज्य का प्राकृतिक जो है वो आंगिक है, यानी कि ऑर्गेनिक नेचर का स्टेट है। स्टेट जो है वो ऑर्गेनिक नेचर का है। राज्य मनुष्यों का, राज्य समुदायों का समुदाय है, मतलब समुदाय, जैसे एक विलेज मिलके, विलेज मिलके आप देखोगे पंचायत बन जाता है, पंचायत से डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से देश बन जाता है।
इसी तरह से ये भी बोल रहा है कि समुदायों का समुदाय यानी छोटे छोटे समुदाय मिलके जो जब इकट्ठा हुए तो राज्य बन गया। इसी तरह से राज्य जो है समुदायों का समुदाय है। व्यक्ति का विकास राज्य में ही संभव हो सकता है। यहाँ पे इसका एक फेमस कथन है साथियों कि जो राज्य में नहीं रहता है, जो राज्य को वो या तो देवता है या फिर जानवर है, ये बोलता है अरस्तु। तो ये कह रहा है कि राज्य का विकास जो है वो व्यक्ति का विकास जो है वो राज्य में ही संभव है। राज्य से जो बाहर रहता है वो या तो देवता है या फिर जानवर है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य का विकास जो है वो राज्य में ही संभव है, यानी कि राज्य को ये इंपॉर्टेंट मान रहा है, राज्य होना ही चाहिए। आदर्शवाद, इसका जो आदर्श राज्य की जो कल्पना करता है साथियों, एक आइडियल स्टेट की कल्पना करता है। उसमें क्या है, तो राज्य का आकार तथा जनसंख्या मध्यम होनी चाहिए। जो आदर्श राज्य अरस्तु बोलता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, तो उसका आकार और जनसंख्या जो है वो मध्यम होना चाहिए। बहुत बड़ा और बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं होना चाहिए और बहुत कम जनसंख्या भी नहीं, मध्यम मध्यम मार्ग है। तो हर जगह मध्यम मार्ग ही अपनाएगा विचार में। आदर्श राज्य में आदर्श शासन प्रणाली, जिसको ये पॉलिटी मानता है। अभी हम आगे देखेंगे कि 6 प्रकार के जो शासन व्यवस्था की बात करते हैं, उसमें से आदर्श जो शासन है वो है पॉलिटी, और किस तरह से पॉलिटी में क्या क्या बोलता है। तो ये जिसका जो आदर्श राज्य में, इसमें शासन प्रणाली कौन सी होनी चाहिए, ये पॉलिटी शासन प्रणाली, यानी कि जो इसको आदर्श शासन प्रणाली मानता है, तो पॉलिटी शासन व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ पे इसके आदर्श राज्य में। परिवार के बारे में क्या है, परिवार के बारे में जहाँ प्लेटो बोलता है कि परिवार रखने का इजाज़त केवल वो उत्पादक वर्ग को ही देता है, सैनिक और शासक वर्ग को परिवार रखने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन अरस्तु का विचार अलग है। अरस्तु परिवार के महत्व को स्वीकार करता है एवं इसे स्वाभाविक संस्था मानता है। परिवार में पति पत्नी बच्चे दास होते हैं, ये बोल रहा है अरस्तु। यानी कि प्लेटो के विपरीत अरस्तु जो है परिवार को स्वीकार करता है, परिवार को एक स्वाभाविक संस्था मानता है। परिवार में बच्चे, पत्नी, पति, दास हो सकते हैं। इन तीनों में एक बात और देखिए, अरस्तु ये नहीं कि परफेक्ट है, प्लेटो का क्रिटिसाइज करता है, पर इसका भी क्रिटिसाइज हो सकता है, हर जगह होता ही है और होगा होगा भी, क्योंकि ये कुछ विचार ऐसे देता है। देखिए यहाँ पे इसका एक विचार है कि बच्चे, दास और पत्नी, इनमें विवेक नहीं होता है, ये अल्प विवेक होते हैं, अल्प विवेकशील होते हैं, इनमें विवेक नहीं होता है। इसीलिए जो हेड होगा, परिवार का जो हेड होगा, मुखिया होगा, वो कौन होगा, वो होगा पति होगा। परिवार में सभी होंगे, जो ये बोल रहा है चारों होंगे, पर इन तीनों में अल्प विवेक होता है, विवेकहीन होते हैं ये, इसीलिए जो हेड ऑफ फैमिली होगा वो कौन होगा, वो पति होगा। फिर संबंधों की, कुछ संबंधों को भी डिस्क्राइब करता है साथियों, संबंधों के संदर्भ में कुछ बातें करता है। पति और पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, सलाहकार के। यहाँ पे सही बोल रहा है कि पति पत्नी के बीच जो संबंध होना चाहिए वो सलाहकार का संबंध होना चाहिए, यानी कोई भी काम करे तो एक दूसरे से सलाह करके ही कोई काम करना चाहिए। राज्य का मुखिया, प्रजा का, राज्य के जो मुखिया है यानी कि स्टेट का जो किंग है, हेड है, और प्रजा जो सब्जेक्ट्स है वहाँ के, उनके बीच का जो रिलेशंस है वो पिता और पुत्र के जैसा होना चाहिए। यानी कि ये भी अच्छी बात बोल रहा है ये, इनका संबंध जो है कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र के जैसा होना चाहिए। दास प्रथा का जो जो विचार है इसका, उस पर क्या बोल रहा है ये, दास प्रथा के संदर्भ में क्या बोल रहा है साथियों, तो अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक मानता है। जितने भी ग्रीक एज के थिंकर्स है, जैसे अरस्तु है, प्लेटो है, ये इनमें कमियां हैं और आलोचना का पॉइंट भी यही बनता है। ये लोग दास प्रथा को स्वीकार करते हैं और दास प्रथा को नेचुरल मानते हैं। जैसे अरस्तु क्या बोल, प्लेटो क्या बोल रहा है कि दास प्रथा जो है वो नेचुरल किस तरीके से है कि वो जो शिक्षा व्यवस्था करता है, शिक्षा व्यवस्था में जो फर्स्ट स्टेज में ही जो फेल हो जाता है उसको उत्पादक वर्ग में लगा देता है। इसी तरह से वो बोलता है कि जो शिक्षा तीनों स्टेज को पास करने वाला नहीं है, उसको, उसके काम को कैटेगराइज कर देता है प्लेटो। जब हम प्लेटो पढ़े थे वहाँ पे देखे थे, उसी तरह से कहता है कि जो फिजिकली मजबूत है वो दास बनने के लिए ही है, ये प्लेटो बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अरस्तु क्या बोल रहा है, अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक माना और कहा कि चूंकि दासों में विवेक शून्य होता है। देखिए यही बात वो भी बोल रहा है कि ये जो नेचर है वो डिटरमाइन कर दे रहा है। क्या डिटरमाइन कर रहा है कि जिसमें विवेक शून्य होता है। अब आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति में कौन व्यक्ति विवेकशील है और कौन व्यक्ति विवेकशील नहीं है। तो अरस्तु, प्लेटो ने तो ये शिक्षा व्यवस्था करके वो बता देता है कि कौन विवेकशील है कौन विवेकशील नहीं है। पर देखिए इससे कोई आप ये जो कोई मापदंड नहीं हुआ जिससे आप अनुमान लगा सके। और अरस्तु जो बोल रहा है कि दासों में जो है वो विवेक जो है शून्य। अब जन्म से कोई विवेकशील तो होगा नहीं, तो ऐसा कहना भी गलत है और यही इसका आलोचना का कारण बनता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है, ये इसको आपको याद रखना कि दोनों ही जो ग्रीक विचारक है प्लेटो और अरस्तु, ये दास प्रथा को नेचुरल मानते हैं, यानी कि प्राकृतिक मानते हैं और कहते हैं कि इसमें विवेक शून्य होता है, विवेक नहीं होता है, विवेकशील नहीं होते हैं, विवेकहीन होते हैं, इसीलिए ये दास का ही काम करेंगे।
पर एक जगह ये भी बात बोलता है साथियों, जो अरस्तु एक जगह ये भी बोलता है कि दास जो है वो ग्रीक एज में जो भी लोग वहाँ पे रहते थे, ग्रीक ग्रीक जो वहाँ पे मनुष्य थे वो दास नहीं हो सकते हैं, दास दूसरे स्टेट के लोग ही हो सकते हैं। ये भी देखिए, अब यहाँ पे तो ये खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी दे रहा है। एक तरफ बोल रहा है कि अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीक उस स्टेट में रहते थे वो लोग विवेकशील हैं, बाकी दूसरे कोई भी लोग हैं वो विवेकशील नहीं हैं और वो दास बनने के लायक हैं। ये भी गलत है साथियों, और आलोचना का कारण भी बनता है यही। दास संपत्ति है साथियों, ये नेचुरल संपत्ति मानता है, प्राकृतिक संपत्ति अरस्तु मानता है दास को, और इसको बोलता है कि दास जो है वो प्राकृतिक है और दास जो है संपत्ति है एक प्रकार का। यह प्रथा दासों के लिए उपयोगी है। यहाँ पे देखिए एक चीज़, अब ये 2 पॉइंट इसका नेगेटिव है, पर एक चीज़ यहाँ पे एक बात बोल रहा है जो पॉजिटिव लग रहा है, वो क्या है कि दास प्रथा जो है वो उपयोगी है, क्योंकि दास जो है वो मालिकों के साथ रहेंगे तो उनमें विवेक का विकास हो जाएगा और वो दासत्व से मुक्त हो जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? अरस्तु बोल रहा है। देखिए ये जो बातें बोल रहा है यहाँ पे, और ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है। दास प्रथा यहाँ पे प्राकृतिक मान रहा है, दासों को एक संपत्ति की तरफ बोल रहा है, परंतु यहाँ पे बोल रहा है कि दास अगर मालिक के साथ रहे तो हो सकता है कि उनमें विवेक का विकास हो जाए, और जब विवेक का विकास हो जाएगा तो वो दासत्व से मुक्त कर दिए जाएंगे। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। आपको इस थॉट को याद रखना साथियों, अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को टैकल करने में। बारकर थिंकर से साथियों, और बारकर कमेंट करते हुए क्या बोलता है कि अरस्तु के दास प्रथा में मानवीय तत्व विद्यमान है। इसी तीसरे पॉइंट को देखते हुए कह रहा है कि अरस्तु के दास प्रथा में जो है वो मानवीय तत्व जो है वो विद्यमान है। अंतर साथियों देखते हैं हम आधुनिक दास में, जो अभी के दास है, और आधुनिक दास और अरस्तु के समय का जो दास है उसमें क्या अंतर है। तो आधुनिक दास में साथियों अमानवीय एवं बर्बर व्यवहार, अभी तो देखे होंगे आपसे, अब 100-150 साल पहले जाते हैं तो यहाँ से भर भर के लोगों को ब्रिटेन वाले लेके जाते थे साउथ अफ्रीका में कृषि के काम करवाने के लिए, तो वो अमानवीय, आप हॉलीवुड मूवी वगैरह देखते होगे तो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आधुनिक दास में क्या था कि अमानवीय और बर्बर व्यवहार उनके साथ किया जाता था, परंतु अरस्तु के दास में क्या है, मित्रतापूर्ण व्यवहार, परिवार के साथ रहते थे ये। तो ये डिफरेंसेस है साथियों। दासों की खरीद बिक्री होती थी, आधुनिक दास में दासों की खरीद बिक्री होती थी, जबकि यहाँ पे विवेक का विकास से तो मुक्त, विवेक का अगर विकास हो जाए तो उसमें दासत्व से उसको मुक्ति दे दी जाती थी। दास का बेटा दास होगा। यहाँ पे अगर हम जैसे भारत से कुछ लोगों को खरीद के अगर ब्रिटेन वाले या फिर फ्रांस वाले लेके चले जाते थे साउथ अफ्रीका में काम करवाने के लिए, तो वहाँ पे उसका जो बेटा हो वो भी दास ही होगा और वो दास का ही काम करेगा। पर यहाँ पे वंशानुगत नहीं है, यानी कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला नहीं है। अगर आप में विवेक का विकास हो रहा है तो आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। ये अरस्तु के दास में था। दास कोई भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे यूनानी दास नहीं हो सकते। ऊपर जो मैं बातें बता रहा था, यही बातें बता रहा था कि ये कहते हैं कि जो यूनान के लोग हैं वो दास नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे दास कोई भी हो सकता है। यहाँ पे दास यूनान के बाहर वाले ही हो सकते हैं, यूनान के अंदर वाले नहीं हो सकते हैं। इसी तरह से ये देखते हैं साथियों, अरस्तु की शासन प्रणाली जिसकी हम अभी बात कर रहे थे ऊपर, कि 6 प्रकार की शासन प्रणाली की बात करता है, उसी के बारे में है ये। और इसी तरीके से ये स्पेसिफिक टू जनरल जाता है और 6 प्रकार के शासन, यूनिवर्सल शासन की जो बात करता है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अरस्तु की शासन प्रणाली, अरस्तु 6 प्रकार की शासन प्रणाली की बात करता है साथियों, और इसमें कुछ संख्या है और उसका रूप है, उसको हमको देखना है। तो देखिए साथियों, पहला, शासकों की संख्या अगर एक हो, यानी कि एक ही इंसान हो शासन करने वाला, तो 2 तरह के शासन हो सकते हैं। पहला है मोनार्की, जिसको राजतंत्र हिंदी में बोलते हैं, मोनार्की या राजतंत्र। सर्वोच्च गुण के साथ, यानी कि जो एक पर्सन है इसमें सर्वोच्च गुण है। जैसे प्लेटो बोलता है कि हाँ, शिक्षा अगर 50 साल तक चलते रहे तो उसमें सर्वोच्च गुण आ जाएगा, यानी कि वो विवेकशील हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या बोल रहा है कि इसमें सर्वोच्च गुण है, मोनार्की में एक पर्सन शासन कर रहा है। एक पर्सन शासन करे और उसका विकृत रूप है, भ्रष्ट रूप क्या हो सकता है, तो वह है ट्रेनी। और ये क्या है, तानाशाही। इसका हिंदी का होता है तानाशाही। इसमें बल स्वार्थ के साथ आप शासन कर रहे हैं, यानी कि भ्रष्ट रूप है इसका। शासन का 6 प्रकार जो बताता है उसमें से 2 प्रकार ये हो गए जिसमें 1 पर्सन शासन कर रहा है, तो एक हो गया उसमें मोनार्की और दूसरा हो गया टिरेनी। और ये जो शासन है ये भ्रष्ट रूप है और ये सामान्य रूप है साथियों शासन का, अगर एक एक आदमी शासन कर रहा है तो। अगर कुछ लोग शासन कर रहे हैं, फ्यू व्यक्ति शासन कर रहे हैं, तो शासन के प्रकार कौन हो सकता है। एक है अरिस्टोक्रेसी, जिसको अभिजात तंत्र बोलता है अरस्तु अरिस्टोक्रेसी को। इसमें सद्गुण और धन के मिश्रण के साथ शासन किया जाता है साथियों। या फिर ओलिगार्की, इसको कुलीन तंत्र बोलता है। इसमें धन के लालची लोग ही शासन करते हैं और ये भ्रष्ट रूप है साथियों।
ये इसका सामान्य रूप है, यानी कि अच्छा रूप है, और ये इसका विकृत रूप है। अगर मैनी लोग, बहुत सारे लोग शासन करें तो कौन सा रूप हो सकता है? तो एक है पॉलिटी, जिसको ये बेस्ट मानता है, और इसमें क्या होता है, तो मध्यम गुणों के साथ मध्यम वर्ग, संख्या और विवेक दोनों होता है, यानी कि लोग भी है और विवेक भी है। देखिए, ऑलिगार्की और एक होता है भ्रष्ट रूप, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आई थिंक इसको भ्रष्ट रूप ये बोल रहा है, जो इंडिया में अभी है उसको भ्रष्ट रूप बोला है, ये कह रहा है गरीबों का शासन है। डेमोक्रेसी जो है गरीबों का शासन है। इन दोनों को मिलाइए, आप ऑलिगार्की को मिलाइए, यानी कुलीन तंत्र को मिलाइए, धन के लालची कुछ लोग हैं, कुछ लोग, उनको भी मिलाइए, वो शासन करेंगे। और डेमोक्रेसी को मिलाइए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनको भी मिलाइए। इन दोनों से मिलाकर जो शासन बनेगा उसी को ये पॉलिटी बोलता है। और इसके आदर्श राज्य की जो कल्पना हम अभी कर रहे थे, उसमें पॉलिटी शासन व्यवस्था लाने की बात करता है साथियों। तो बेस्ट शासन किसको मानता है? पॉलिटी को। इसको आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यूजीसी ने बार बार ये पूछा हुआ है कि ये 6 प्रकार को आपको रट जाना है साथियों, कि कौन किस में कितने लोग हैं, कौन शासन अच्छा है, कौन बुरा है, और सबसे बेस्ट कौन है। और सबसे बेस्ट जो है किस किस से मिलकर बनता है, तो ऑलिगार्की और डेमोक्रेसी, इन दोनों से मिलकर सबसे जो बेस्ट बनता है पॉलिटी, उसको आपको याद रखना होगा। अरस्तु के संविधान का सिद्धांत क्या है साथियों? तो अच्छे शासक के विचार की दुनिया में बुद्धिमान होने के बजाय सांसारिक ज्ञान होने। देखिए क्या बोल रहा है ये, जो अच्छा शासक है उसको बुद्धिमान होने के बजाय सांसारिक ज्ञान होना चाहिए। सांसारिक ज्ञान अगर हो तो वो अच्छा है, किसके लिए? स्टेट के लिए। इसी तरह से अगर विधिक शासन की बात करता है, अभी जो मैं ऊपर बोल रहा था कि संविधानवाद की बात, पहला फिलोसोफर है जो संविधानवाद की बात बोलता है, तो यहाँ पे विधिक शासन की भी बात बोलता है। जो संविधानवाद की बात बोलेगा, यानी विधिक रूल कर रहा है, तो संविधानवाद यानी विधिक शासन वही हुआ। तो कह रहा है कि अरस्तु प्लेटो के विपरीत विधि के शासन के महत्व दिया। प्लेटो क्या बोल रहा है? जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो 50 साल तक शिक्षा व्यवस्था सभी कड़ियों को पार करके जो दार्शनिक बन रहे, विवेकशील व्यक्ति है, उनका जो बोलेगे वही विधि है, ये प्लेटो बोल रहा है। जबकि अरस्तु क्या बोल रहा है? नहीं, प्लेटो जो बोल रहा है उसके विपरीत जाकर अरस्तु बोल रहा है कि विधि का शासन होना चाहिए, संविधान का शासन होना चाहिए, न कि जो राजा बोल रहा है उसका शासन होना चाहिए। अरस्तु विधि को सद्गुण का पर्याय मानता है, सद्गुण का पर्याय मानता है। जैसे सद्गुणी पुरुष प्लेटो जो बोलता है, तो उसी तरह से बोलता है अरस्तु कि नहीं, जो आप बोल रहे हो सद्गुणी व्यक्ति का जो बोल रहा है वही विधि होगा, ऐसा नहीं है। विधि जो है वो सद्गुण का पर्याय हो सकता है। तथा कहता है कि विधि वासना रहित विवेक है। वासना रहित विवेक है विधि। ये होपफुली आप समझ पा रहे होगे कि वासना रहित विवेक का क्या मतलब है। मतलब ये है कि जो विधि बना हुआ है उसमें आपका कोई वासना, मतलब समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ का इच्छा रखने वाला। जैसे हम धन के लालची हुए तो ये वासना है हमारा। हम किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमिस्ट इच्छा करते तो वासना है। तो विधि जो बन रहा है उसमें वासना नहीं होनी चाहिए, वासना रहित विवेक है। विवेक ही एक प्रकार का, पर उसमें वासना नहीं जुड़ा हुआ है, वासना रहित है वो। अरस्तु शासक एवं शासितों दोनों के लिए समान विधि का व्यवस्था करता है साथियों, अलग अलग विधि नहीं मानता। राजा और प्रजा के लिए, दोनों के लिए क्या होना चाहिए? समान विधि होना चाहिए, एक समान विधि होना चाहिए। और विधि के शासन में यही होता है। जो हमारे प्रधानमंत्री के लिए विधि है, हाँ कुछ चीज़ों में उनको छूट दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति को भी कुछ चीज़ों के लिए छूट दिया गया है, पर ये नहीं कि उनके लिए अलग विधि है, उनके लिए भी समान विधि है। अगर कोई किसी भी पोस्ट पे बैठा इंसान अगर किसी की हत्या कर रहा है तो हत्या के लिए एक ही सज़ा है, और एक आम आदमी भी हत्या कर रहा है तो भी उसके लिए वही सज़ा है। तो यानी कि शासित और जो शासक है दोनों के लिए एक ही विधि मानता है। अरस्तु शासन का आधार सहमति होना चाहिए। ये बात देखिए, डेमोक्रेटिक चीज़ें यहाँ पे झलक रही है। यही बात बाद में कौन जाके बोल रहा है? जब हम हाब्स को पढ़ेंगे तो उसको जोड़ेंगे, लॉ को पढ़ेंगे तो भी जोड़ेंगे। यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि शासन का आधार सहमति होना चाहिए। तो यही बातें जो वो लोग थोड़ा सा अलग तरीके से बोलता है, वो बोलता है कि जो स्टेट बना है वो सहमति के आधार पर बना है, और जो शासन करने का जो सरकार शासन कर रही है वो भी हमारे ही इच्छा के अनुसार शासन कर रही है। बात यही बोल रहा है, पर ये बातें पहले ही बोल चुका है कि राज्य जो पूर्वगामी, मनुष्य के पूर्वगामी संस्था है, मनुष्य से पहले ही राज्य आ चुका था। तो बातें कॉन्ट्रडिक्टरी है साथियों, पर आपको समझना होगा। अरस्तु देखिए विधि के शासन की बात करता है तो ये बोलता है कि सहमति ही शासन का आधार होना चाहिए, जबरदस्ती आप शासन नहीं कर सकते हैं। अरस्तु की नागरिकता, जो सिटीजन का थॉट है साथियों, सिटीजनशिप का जो इसका थियरी है उसके बारे में क्या बोलता है अरस्तु, क्या कह रहा है? तो नागरिक कौन होगा साथियों? सबसे पहले तो ये देखिए, जो व्यक्ति राज्य के शासन कार्यों में भाग लेता है वही नागरिक हो सकता है, सभी नागरिक नहीं होंगे।
अभी हम इंडिया में क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो भी पैदा हो रहा है जन्म से, या फिर आप और भी 2 विधियाँ हैं जिससे आप नागरिकता ले सकते हैं, पर जो जन्म से यहाँ पे हो गए वो नागरिक हो गए ही। पर ये बोलता है कि सभी शासन नहीं, जो शासन व्यवस्था में, राज्य के शासन कार्यों में भाग ले रहा है, केवल वही नागरिक हो सकता है। और कौन नागरिक नहीं हो गए? देखिए कौन कौन नागरिक नहीं हो गए? महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, दास और विदेशी, ये नागरिक नहीं हो सकते हैं। जो केवल शासन कार्य में भाग ले रहा है वही नागरिक हो सकता है। नागरिक कर्तव्य पर आधारित था। देखिए इसका जो नागरिकता है, इसका जो सिटीजनशिप का थॉट है वो कर्तव्य पर आधारित है, यानी जो शासन का कार्य कर रहा है उसी को नागरिक मान रहा है। तो इसका नागरिकता जो है किस पर आधारित है? कर्तव्य पर आधारित है, न कि जन्म पर और निवास के आधार पर। आधुनिक जो नागरिकता है वो किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है, निवास के आधार पर आधारित है। अगर यहाँ पे कुछ समय रह जाते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। पर उस समय की नागरिकता क्या थी? नहीं, अगर आप शासन कार्य में भाग ले रहे हैं तो आप नागरिक हो सकते हैं, अदरवाइज आप नागरिक नहीं हो सकते हैं। जबकि आधुनिक नागरिकता, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जबकि आधुनिक नागरिकता जन्म पर आधारित है। यही बातें मैं बोल रहा था साथियों कि जो मैं 12 दिन का समय लिया हूँ नोट्स को अपडेट करने में लिया हूँ। इतने बेहतरीन तरीके से इस नोट्स को अपडेट किया गया है कि आप खुद ही देख के आप बताइए, और कमेंट बॉक्स में आकर बताइए मुझे कि कैसा मेरा मेहनत जो है वो कितना कारगर साबित हो रहा है आप सबके लिए। संपत्ति का सिद्धांत क्या है साथियों? प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोलता है? प्रॉपर्टी के बारे में अरस्तू क्या बोलता है? प्रॉपर्टी के बारे में प्लेटो जो बोला है वो मैं प्लेटो के बारे में, प्लेटो जो पढ़ रहे थे वहाँ पे भी बताया हूँ, और यहाँ पे भी बोला था कि प्लेटो जो है वो 2 वर्ग, समाज के 2 वर्ग, जो शासक वर्ग है और जो सैनिक वर्ग है, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं देता है। पर देखिए अरस्तू क्या बोलता है? तो व्यक्ति का मूल विकास नैतिकता में होता है। व्यक्ति का जो मूल विकास है वो नैतिकता में होता है, और नैतिकता आंतरिक होती है। कौन बोल रहा है? अरस्तु। नैतिकता जो है वो आंतरिक होती है, परंतु संपूर्ण विकास इसके लिए क्या बोल रहा है? संपूर्ण विकास के लिए कुछ बाह्य परिस्थितियां आवश्यक है, और वही संपत्ति है। देखिए क्या बोल रहे हैं? व्यक्ति का विकास तो नैतिकता में होता है, और नैतिकता आंतरिक चीज है, परंतु हॉलिस्टिक अगर डेवलपमेंट करना हो, मनुष्य का चारों प्रकार से हॉलिस्टिक तरीके से डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए कुछ बाह्य निर्धारक तत्व भी है, और उन्हीं तत्वों में एक तत्व क्या है? संपत्ति है। इसीलिए अगर व्यक्ति की हॉलिस्टिक विकास करना है तो प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है, यानी कि संपत्ति का समर्थन कर रहा है कौन? अरस्तु। जबकि प्लेटो जो है संपत्ति का समर्थन नहीं करता है सभी के लिए। प्लेटो समाज के एक ही वर्ग, जो उत्पादक वर्ग में लगे हुए हैं, उन्हीं के लिए संपत्ति का समर्थन कर रहा है। संपत्ति का समर्थन शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए नहीं करता है। ये बोल रहा है संपत्ति वही है, बाह्य परिस्थितियाँ जो आवश्यक है वो संपत्ति है, और यह व्यक्ति को प्रेरित करता है। ये ऑब्वियस सी बात है साथियों कि व्यक्ति को प्रेरित करता है, हाँ बिल्कुल प्रेरित करता है। अगर आपके पास से आज अगर 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, तो कल आप उसको मेहनत करके सोचोगे कि इसको कैसे 6 करोड़ का बनाया जाए। तो ये प्रमोट करता है आपके व्यक्तित्व में विकास करने का, आपके जो सोचने का थॉट है उसमें भी विकास करता है। और व्यक्ति का जो हॉलिस्टिक विकास किससे होता है? सोचने से ही होता है। ये देखिए संपत्ति 2 प्रकार की हो सकती है। पहला कौन सा है? प्राकृतिक संपत्ति की बात करता है, नेचुरल, और दूसरा है शोषण विधि द्वारा अर्जित किया हुआ। शोषण विधि द्वारा अगर आप अर्जित कर रहे हैं तो, और एक प्राकृतिक तरीके से अर्जित कर रहे हैं, वो संपत्ति। प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से क्या अर्जित कर सकते हैं? मछली पालन कर सकते हैं आप, कृषि कर सकते हैं। अगर आप कुछ संपत्ति अर्जित कर रहे हैं तो प्राकृतिक तरीके से अर्जित कर रहे हैं। जबकि अगर आप व्यापार करके या फिर ब्याज पे दे के अगर आप अर्जित कर रहे हैं, तो वो आप किसी तरह कर शोषण विधि द्वारा अर्जित कर रहे हैं। और इस पे क्या, शोषण विधि द्वारा आप दो, एक होता है दास, अगर आपके पास वो भी प्रॉपर्टी ही बोल रहा है, ऊपर जो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा था वो प्रॉपर्टी ही बोल रहा है। तो ये एक जीवित प्रॉपर्टी क्या है? दास है। और भौतिक वस्तु जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है, पर वो अजीवित यानी कि निर्जीव वस्तु, निर्जीव प्रॉपर्टी है, निर्जीव आपका संपत्ति है। तो ये आप समझ पा रहे हो होपफुली। संपत्ति का समर्थन करता है प्लेटो को विपरीत, ना कि संपत्ति को विरोध करता है। आगे देखते हैं साथियों, न्याय संबंध। न्याय सिद्धांत इसका क्या है? जस्टिस के बारे में अरस्तु क्या बोलता है? तो जस्टिस के बारे में अरस्तु के अनुसार राजनीति के क्षेत्र में अच्छाई ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या था? जो 3 वर्ग हैं वो अपना अपना कार्य करते रहे तो वो न्याय है। समाज के उत्पादक वर्ग, समाज का जो सैनिक वर्ग, और समाज का जो शासक वर्ग है, ये 3 जो है, अगर ये 3 अपना अपना कार्य बिना किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए करते रहें तो वो न्याय है। परंतु ये क्या बोल रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में अच्छाई अगर आप कर रहे हैं तो न्याय है। और न्याय में वह शामिल है जो सामान्य हित को बढ़ावा देता है।
न्याय में वो हर चीज़ शामिल है जो एक सामान्य हित को बढ़ावा दे रहा है, वो न्याय में शामिल है साथियों। ये कौन बोल रहा है? अरस्तु बोल रहा है। न्याय 3 प्रकार का होता है। इसका न्याय जो है वो समानुपातिक है। ये हम अभी आगे देखें कैसे समानुपातिक है। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि अरस्तु का जो न्याय है वो समानुपातिक है। इसका न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का साथियों। कौन कौन है वो हम अभी देखने जा रहे हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय, वितरणात्मक न्याय। कौन सा न्याय? वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय। दूसरा कौन सा है? दूसरा है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस कौन है? तो ये है संशोधनात्मक न्याय। ये कौन है? रेट्रीब्यूटिव जस्टिस। तीसरा क्या है? कम्युनिटेटिव न्याय यानी कि संचारी जस्टिस। ये आपको याद रखना होगा। ये 3 प्रकार है इसका और 3 को न्याय है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस साथियों विधायिका संबंधित है। समान नियम, धन का आवंटन कैसे करना है। समान सम्मान मतलब यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात हो रही है साथियों। ये सम्मान है न कि समान। सम्मान और धन का आवंटन कैसे हो, ये कौन डिसाइड करेगी? विधायिका डिसाइड करेगी। और इसी से रिलेटेड इसका ये न्याय है। योग्यता के अनुसार, समाज में किए गए योगदान के अनुसार ही पुरस्कार मिले। देखिए यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन भी करता है साथियों अरस्तु। अभी हम आगे देखेंगे जब हम इसके सामाजिक विचार के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। यही देखें समानता के विचार में ही देखेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि विधायिका संबंधित डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट और प्रॉपर्टी का आवंटन कैसे किया जाए इससे संबंधित है। योग्यता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। अगर कोई योग्य है उसी को दिया जाना चाहिए, जो योग्य नहीं उसको नहीं दिया जाना चाहिए। ये इसका न्याय है साथियों। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस में क्या कहता है? ये न्यायपालिका से संबंधित साथियों। सजा एवं नुकसान के भुगतान करना होगा आपको व्यक्ति के आचरण में सुधार हेतु। व्यक्ति के आचरण में सुधार हेतु सजा देने की बात करता है, सजा देने की बात करता है और नुकसान का भुगतान करने की बात करता है साथियों। ये कम्युनिटेटिव जो जस्टिस उसमें ये भी न्यायपालिका से संबंधित है। और स्वैच्छिक लेन देन का विनियमन करना साथियों, ये भी इसका न्याय है। तो ये 3 प्रकार का जस्टिस जो है अरस्तु का, इसको आपको याद रखना होगा। समानता पर क्या विचार है साथियों? इसका समानता पर क्या विचार है, इक्वलिटी पर क्या विचार है, इसका जो थॉट है वो इक्वलिटी पर क्या बोल रहा है? तो कह रहा है कि यह सिद्धांत अरस्तु के न्याय सिद्धांत से जुड़ा है। जो अभी ऊपर हम न्याय सिद्धांत देख रहे हैं उससे ही जुड़ा हुआ है। समानता का विचार जो है इसका वो उसका जस्टिस थियरी से ही जुड़ा हुआ है। इसका समानता का विचार। क्रांति का मूल कारण असमानता है। देखिए अभी हम इसका क्रांति का जब थॉट देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि क्रांति का कारण क्या है, क्रांति से निपटान का क्या कारण क्या है, क्रांति को रोकने होते क्या करना चाहिए, क्रांति किसको मानता है। पर अभी आप देखिए कि असमानता जो अगर रहेगी वहाँ पे क्रांति होगा और ये बात सही भी है। तो ये कह रहे हैं क्रांति का मूल कारण असमानता। अगर आप समानता ला दे रहे हैं तो क्रांति नहीं होगी। कौन बोल रहा है? अरस्तु बोल रहा है। समान रूप से समान, समानता का व्यवहार, समान रूप से समानता का व्यवहार। इसी यही बात मैं अभी ऊपर बोल रहा था साथियों कि इसका जो देखिए ये बोल रहा है ना कि समाज में किए गए योगदान के अनुसार यही बात यहाँ पे पुरस्कार दिया जाना चाहिए। यही बात यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है कि समान रूप से समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए तथा असमान रूप से असमानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ये समानता का विचार पे ये बोल रहा है। इनके मालिक के साथ मालिक के जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, जबकि दास के साथ दास के जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। न कि दास के साथ मालिक के जैसा व्यवहार किया जाए और मालिक के साथ दास के जैसा व्यवहार किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं तो अन्याय होगा। अगर ऐसा नहीं यानी कि अगर मालिक के साथ मालिक के जैसा व्यवहार ना हो और दास के साथ दास के जैसा व्यवहार ना हो तो इसको यह अन्याय बताता है। अन्याय नहीं होना चाहिए। यानी कि न्याय के साथ न्याय में क्या होना चाहिए? मालिक के साथ मालिक के जैसे व्यवहार, दास के साथ दास के जैसे व्यवहार, यही इसका न्याय है। आगे देखिए अरस्तु के क्रांति संबंधी, रिवोल्यूशन संबंधी, रिवोल्यूशन पे क्या विचार देता है साथ ही उसका थॉट जो है वो रिवोल्यूशन पे क्या, क्रांति पे क्या है? तो छोटे बड़े कोई भी परिवर्तन हो उसको ये क्रांति मानता है साथियों। जो भी छोटे बड़े परिवर्तन है उसको क्या मानता है? ये क्रांति मानता है। छोटे बड़े परिवर्तन को ये क्रांति मान रहा है साथियों। अरस्तु रूढ़िवादी थिंकर्स है, यानी कि जो पहले से है वो उसी को चलाइए, परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। ये यही बात जो ऊपर में एक पहले ही फर्स्ट पे ही बोला था कि अरस्तु रूढ़िवादी विचारक है। तो इसीलिए देखिए उस चीज़ को मैं बोल दिया था कि आगे जगह समझाएगा इसको। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि ये कह रहा है जैसे छोटे बड़े परिवर्तन जो है क्रांति मान रहा है। और ये कह रहा है कि नहीं क्रांति नहीं होना चाहिए, कि परिवर्तन, क्रांति नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये रूढ़िवादी है। तो रूढ़िवादी विचारक है, अतः ये परिवर्तन नहीं चाहता साथी। ये परिवर्तन नहीं चाहता है। परिवर्तन कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं चाहता है। क्रांति दोनों वर्गों द्वारा, अगर क्रांति हो रही है तो कौन करेगा क्रांति? अमीर भी क्रांति करेगा और गरीब भी कर सकता है। दोनों ही कर सकता है, ना कि एक करेगा, दोनों ही कर सकता है। अमीर कैसे करेगा और गरीब कैसे करेगा? तो गरीब करेगा समानता लाने के लिए। जो ऊपर अभी असमान हम देख रहे हैं कि चीज़ें अगर असमान हो तो क्रांति होगी। तो गरीब कर करे
गरीब समानता लाने के लिए क्रांति करेगा साथियों। अगर समाज में असमानता है तो गरीब चाहेगा कि समानता है तो उसके लिए क्रांति करेगा, जबकि अमीर चाहेगा कि समानता न आए, विषमता बनी रहे, इसके लिए क्रांति करेगा। समाज में विषमता है तो उससे अमीरों को फायदा है, तो अमीर चाहेगा हाँ इससे मुझे फायदा हो रहा है, तो ये असमानता जो है वो बनी रहनी चाहिए, विषमता जो है वो बनी रहना चाहिए, और विषमता को बनाए रखने हेतु तो अमीर क्रांति करेगा। यानी कि अरस्तु के अनुसार क्रांति अमीर भी कर सकता है और क्रांति गरीब भी कर सकता है। गरीब कब करेगा? समानता लाने हेतु। अमीर कब करेगा? विषमता को बनाए रखने हेतु। इनइक्वलिटी को बनाए रखते हैं, अगर इनइक्वलिटी को बनाए रखना है तो अमीर क्रांति करेगा, और इक्वलिटी लाना है तो वो गरीब क्रांति करेगा। क्रांति का रीजन क्या बताता है साथियों? देखिए, क्रांति का रीजन ये बताता है, क्रांति का रीजन है, पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है असमानता की भावना। अगर असमानता की भावना बढ़ रही है तो क्रांति होगी, गारंटी है, क्रांति होगी ही। शासक वर्ग का विचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार शासक वर्ग के बीच भ्रष्टाचार, अगर शासकों के बीच भ्रष्टाचार हो रहा है तो भी क्रांति होगी, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं कि हाँ क्रांति, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो क्रांति करेगी ही। विदेशियों का आगमन, अगर बहुत सारे विदेशी आ रहे हैं साथियों तो भी क्रांति होगा, क्योंकि अरस्तु के अकॉर्डिंग अगर विदेशी आएंगे तो क्रांति होगा। रोकने हेतु उपाय, साथियों कुछ उपाय भी सुझाता है इसको। देखिए उपाय में क्या सुझाता है, पहला उपाय क्या है? तो पहला उपाय है परिवर्तन करते रहे, खुद से ही आप परिवर्तन कर ले। कुछ चीज़ें अगर इधर उधर हो रही है तो उसको इंजीनियरिंग करके संपूर्ण परिवर्तन करने की बात नहीं करते साथियों। अगर ये स्टेट है तो पूरे स्टेट में परिवर्तन करने की बात नहीं करता है। अगर किसी चीज़ में कोई गड़बड़ी है तो उसी को इंजीनियरिंग करके ठीक करो, उतना ही चीज़ को ठीक करो, जो इसी ऊपर मैं बता रहा था। तो परिवर्तन करते रहे। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखें, करप्शन पर आपको नियंत्रण रखना होगा, तो करप्शन पर नियंत्रण क्रांति रुक सकती है। राज्य के बाहर और अंदर आंदोलन को रोके, राज्य के बाहर अगर कोई आंदोलन है उसको भी रोकना चाहिए पहले ही, और बाहर अंदर अगर कोई आंदोलन होने वाला है उसको भी रोकना चाहिए, तो ही क्रांति रुक सकती है। सामाजिक संतुलन बनाए रखें, अरस्तु क्या बोल रहे हैं? सामाजिक संतुलन बनाए रखें। अगर आप सोशल बैलेंस बना के रखते हैं तो क्रांति नहीं होगी, ये क्रांति रोकने के उपाय बताता है। अरस्तु का कुछ कथन है साथियों, इसको आपको याद रखना होगा, और यही लास्ट है इसका। देखिए 42 मिनट क्लास ऑलरेडी हो चुका है साथियों, थोड़ा सा लंबा तो क्लास खींचा हुआ है क्योंकि अरस्तु लंबा है भी। अब इस नोट्स को आपको पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ आपको चाहे लिखना हो, चाहे कोई फैक्ट्स हो, वो छूट रहा है, नहीं छूट रहा है साथियों। देखिए अरस्तु का कुछ कथन है साथियों, राजनेता का विचार, अरस्तु का कथन क्या है कि राजनेता का अधिकार स्वामी के अधिकार से अलग होता है। ये कौन बोल रहा है? अगर ये कथन कहीं आ जाए तो ये याद रखिए कि इसका कथन है, अरस्तु का कथन है। राज्य जीवन के लिए अति आवश्यक अस्तित्व में आता है, राज्य जो है वो जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए जारी रहता है, अच्छे जीवन के लिए जारी रहता है। ये कौन बोल रहा है? अरस्तु बोल रहा है। लॉ इज अ रीजन विदाउट पैसन, अभी जो ऊपर मैं बोल रहा था वही बात इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है कि लॉ जो है वो विवेक रहित विधि है, जो ऊपर मैं बोल रहा था यहाँ पे ये बोल रहा है लॉ इज द रीजन विदाउट पैशन। कानून को शासक को कानून का सेवक होना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था और अच्छी व्यवस्था अच्छी कानून अच्छी कानून अच्छी व्यवस्था है। देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि शासक को कानून का सेवक होना चाहिए, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था है, कानून जो है वो यहाँ पे कॉमन रहेगा साथियों, क्योंकि कानून व्यवस्था है और अच्छे कानून जो है वो अच्छी व्यवस्था है। ये अरस्तु का थॉट है साथियों, अरस्तु का कथन है। आई एम सॉरी, इसमें एक चीज़ मिसिंग है साथियों, और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ इसके बुक्स है जो मिसिंग है, जिसको मैं बाद में ऐड करूँगा, जब अगला टॉपिक जो हमारा मैकियावेली है वहाँ पे ऐड करूँगा। शायद लिखा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। नहीं, कुछ तो लिखा हुआ साथियों, एक दो बुक्स है जिसका इसमें नहीं लिखा है, उसको मैं अगले में जब मैकियावेली को अगला थिंकर्स हमारा मैकियावेली है तो मैकियावेली को पढ़ेगा, उससे पहले मैं इसके एक दो बुक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट इतना ही है, पर एक दो बुक और है जिसको हम बाद में उसमें ऐड कर देंगे, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। साथियों इस नोट्स को कैसे बनाया गया है, बड़ी मेहनत करके बनाया गया, आप इसको अप्रिशिएट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों को कैसा बना है, और इसमें और भी कुछ सुधार चाहते हैं तो बताइए। आपके तरफ से अगर कुछ सुधार हो सकता है तो उसको भी बताइए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें 3 बुक 4 बुक एक थिंकर्स के लिए पढ़ा गया है और बताया गया है, तो अब कुछ चीज़ें छूट रही है। अगर कुछ चीज़ छूट रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, उसको मैं अगले में एडिट करके अपलोड करूँगा साथियों। होपफुली आपको अरस्तु में अब कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो मैं छोड़ा हूं और आपको नहीं समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब मैं अगला थिंकर्स को वीडियो इसमें बनाऊंगा तो वहाँ पे हम उसको मेंशन कर देंगे साथियों। चलिए इसको एंड करते हैं साथियों, ऑलरेडी क्लास 45 मिनट का हो चुका है, तो इसको रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैकियावेली के साथ साथियों।
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं साथियों, तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, और जो भी आपके दोस्त है उसमें शेयर ज़रूर करिए साथियों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।